हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि ये हमारा पूरा ब्रह्मांड किससे बना हुआ है? पदार्थों के टुकड़े करने शुरू किए और लास्ट में उन्हें जो चीज मिली उसका उन्होंने नाम दिया अणु, जिसे हम इंग्लिश में एटम भी कहते हैं। फिर उन्होंने इस अणु को भी और अधिक मैग्नीफाई करके देखा कि आखिरकार इस अणु के अंदर है तो है क्या। तो जब इन्होंने इसे और मैग्नीफाई किया तो इसके अंदर मिला परमाणु, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मोलेक्यूल्स। फिर उन्होंने इसे और मैग्नीफाई किया कि आखिर ये परमाणु किसका बना हुआ है। तो बच्चों, उन्हें मिले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहां तक पहुंचने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती है, लेकिन 11th तक का सिलेबस खत्म हो जाता है। इसके भी टुकड़े किए तो हमें आगे पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी किसी दूसरे पदार्थ से मिलके बने हैं। लेकिन अभी तक हम यहीं तक मूव करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर परमाणु, अणु, इनको समझने की कोशिश सिर्फ हमारे देश में नहीं की गई है, क्योंकि हमारे वेदों में भी जिक्र आता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है। यानी उन्होंने ढूंढा कि हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स, जो बेसिक पार्टिकल्स हैं, जो आपस में जुड़ गए और हमारा शरीर बन गया, वो है पंच तत्व। इसी तरीके से अलग अलग देशों में भी रिसर्च की गई, साइंटिस्ट रिसर्च करते गए और करते करते जो पहला साइंटिस्ट है जिसने मॉडल दिया, उसका नाम है थॉमसन। तो जो ये थॉमसन नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा है कि जो परमाणु लास्ट में हम टुकड़े करते चले जाते हैं तो लास्ट में हमें परमाणु प्राप्त होता है, और इनके हिसाब से परमाणु को और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता था। तो इनकी क्या थ्योरी है, चलो एक बार समझ लेते हैं। इन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है वो बिल्कुल तरबूज की तरह होता है। जैसे कि तरबूज आकृति में गोल होता है, वैसे ही एक परमाणु भी आकृति में कैसा होता है बच्चों? गोल होता है, स्पेरिकल होता है। पहली चीज इन्होंने ये कही। दूसरा, इन्होंने कहा कि जिस प्रकार अब उस समय तक धनावेश और ऋणावेश की खोज हो चुकी थी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की जानकारी हो चुकी थी, तो उन्होंने ये बताया था कि जैसे कि तरबूज के अंदर जो ये रेड कलर का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली उनके हिसाब से पॉजिटिवली चार्ज था, धनावेशित था। कौन सा आवेश था? धनावेशित आवेश था। धनावेशित आवेश का गोला तरबूज के लाल खाने योग्य भाग को दर्शाता है। यानी जो ये लाल लाल हिस्सा है जिसे हम खाते हैं, यह धनावेशित है। और इसके अंदर जो आपको बीज दिखाई दे रहे हैं, ये बीज दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? ये ऋणावेशित है, माइनस का इनके पास आवेश है, माइनस का चार्ज है, तो यह ऋणावेशित है। और उन्होंने बताया कि जितना धनावेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है, यानी जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। और अगर इस प्लस माइनस यानी धनावेश और ऋणावेश को जोड़कर देखा जाए तो इनका टोटल हमेशा शून्य आता है। तो चलो एक बार और समझ लेते हैं क्या कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि परमाणु तरबूजे की तरह गोल होता है, इसके अंदर धनावेश पूरे में फैला होता है, जैसे कि तरबूज में लाल वाला हिस्सा पूरे में फैला हुआ होता है। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से व्यवस्थित होते हैं जैसे कि तरबूज के अंदर उसके बीज व्यवस्थित होते हैं। लेकिन इनकी थ्योरी में भी काफी कमियां थी। बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने एक अल्फा कणों का प्रयोग किया, और उस प्रयोग से जो रिजल्ट निकले, उन रिजल्ट को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिसके बाद इस थ्योरी को फ्लॉप कर दिया गया। तो ये थ्योरी क्यों फ्लॉप हुई? क्योंकि यह थ्योरी रदरफोर्ड के अल्फा कणों का जो प्रयोग हुआ था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो यहां से एक प्रश्न और उठता है कि आखिरकार रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रयोग क्या था। और ये पेपर में बहुत पूछा भी जाता है कि रदरफोर्ड का मॉडल समझाइए,
तो चलिए समझ लेते हैं रदरफोर्ड के मॉडल को। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहां पर रखा, वे अल्फा पार्टिकल निकाल रहा था। कौन से पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल वास्तव में धनावेशित होते हैं, ध्यान रखना क्योंकि इसका बहुत यूज आएगा। जो अल्फा पार्टिकल होते हैं उनपे कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। तो यहां से उन्होंने इस धनावेशित कणों को भेजा। भेजने के बाद उन्होंने एक स्लिट लगा दी जिससे कि एक बहुत पतली एक किरण सिर्फ निकल सकी, बाकी चीजें रुक गई। तो किरण यहां से निकाली और निकालने के बाद इस किरण को यहां पर उन्होंने, ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, यहां पर उन्होंने सोने की एक बहुत पतली पत्ती लगा दी। कितनी पतली? 100 नैनोमीटर, मतलब बहुत ही ज्यादा पतली सी एक पत्ती लगा दी। उन्होंने कोशिश की कि मैं इतनी पतली पत्ती लगा देता हूं कि जिससे कि एटम की केवल एक लेयर ही रह जाए। तो बहुत पतली पतली लगा दी और इसके ऊपर उन्होंने यहां से अल्फा कणों की बौछार कर दी। अब बौछार करी तो या तो ये अल्फा पार्टिकल्स इससे टकरा के बाहर निकल जाएंगे या फिर वापस लौट आएंगे। तो पता कैसे चले? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस गोल्ड प्लेट के चारों ओर, जो ये गोल्डन प्लेट है ना बच्चों, इसके चारों ओर यहां पर एक दूसरी परत लगा दी। और ये परत किसकी थी? जिंक सल्फेट की। ये आपको दिखाई दे रही है परत, ऐसा एक घेरा सा बना दिया उन्होंने, और ये था जिंक सल्फेट का। जिंक सल्फेट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही इस पर कोई अल्फा पार्टिकल टकराता है तो यह उस जगह पर चमकने लगती है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, यहां से क्या डाले बच्चों? अल्फा पार्टिकल्स डाले। तो उन्होंने देखा, क्या देखा? कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे निकल गए, यानी यहां पर चमक उन्हें प्राप्त हुई। तो अगर कोई चीज सीधी निकल रही है, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका एक कंक्लूजन भी निकलेगा। अभी हम उसे बताएंगे क्या कंक्लूजन निकला। तो ये तीनों पॉइंटों को ध्यान से समझिएगा। पहला क्या था? उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल सोने की पन्नी से सीधे चले गए, यानी वो अपने रास्ते से विक्षेपित, यानी बिल्कुल भी मुड़े नहीं। दूसरा क्या देखा? अल्फा कणों का एक छोटा सा हिस्सा बहुत कम कोण पर विक्षेपित हो गया। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पर ये जो अल्फा पार्टिकल्स है, ये वाले, ये एक कोण से विक्षेपित हुए, ये वाले तो बहुत छोटा हिस्सा, यानी 1000 में से मात्र 1-2 इस एंगल के साथ क्या हो गए? विक्षेपित हो गए। ये देखा उन्होंने कि ज्यादातर तो पार सीधे निकल गए, 1000 में से 1 विक्षेपित हो गया, यानी अपने एंगल से मुड़ गया। और उन्होंने क्या देखा? बहुत ही थोड़े, यानी 1,00,000 में से केवल एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो यहां से गया और जाने के बाद वापस इससे आके यहां पे लेयर में टकरा गया, यानी लगभग 180 डिग्री पर वापस लौट आया। कितना लौटा? 1,00,000 में से केवल एक। अब इनसे उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले। क्या कंक्लूजन निकाले? चलिए ये समझ लेते हैं। तो पहली चीज, जैसे कि उन्होंने कहा कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए निकल गए, तो इससे बच्चों उन्होंने कंक्लूजन निकाला क्या? कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। सीधी सी बात है, कहीं पर अगर कोई पत्ती लगी हुई है, यहां से कोई चीज हम डाल रहे हो और आर पार निकल रही है, इसका मतलब यहां पर कोई पर खाली जगह है। तो अधिकांश अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। इससे पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने देखा था कि बहुत थोड़े से एक बहुत ही छोटा हिस्सा एक एंगल पर डिफ्लेक्ट, यानी कि विक्षेपित हो गया था। तो उससे क्या कंक्लूजन निकला? उससे यह कंक्लूजन निकला बच्चों कि जो परमाणु है उसके अंदर कुछ तो है जिसके पास धनावेशित है। कौन सा हिस्सा है? धनावेशित है। और यह धनावेशित हिस्सा एक जगह रखा हुआ है, क्योंकि प्लस प्लस को देखकर क्या होता है?
प्रतिकर्षित होता है। हमेशा ध्यान रखना, प्लस प्लस के से दूर भागेगा। जैसे कि चुंबक लेते हो आप लोग, चुंबक के अंदर देखना कि अगर नॉर्थ को नॉर्थ के पास लाते हैं तो वह एक दूसरे से दूर भागते हैं। इसी प्रकार से बच्चों प्लस जो होता है वो प्लस से दूर भागता है। तो उन्हें यह पता चल गया कि जो प्लस वाला आवेश है एक जगह इकट्ठा है, जिसके कारण उसके अंदर इतनी पावर है कि वह अल्फा पार्टिकल जिससे पर प्लस चार्ज है उसको अपने से दूर भगा रहा है। तो पता क्या चल गया बच्चों, उन्हें पता चला कि परमाणु में जो धनावेशित भाग है वह एक जगह पर इकट्ठा है, इकट्ठा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फंक्शन नहीं दिख रहा है, सिर्फ प्लस वाले का दिख रहा है, प्लस एक जगह इकट्ठा है। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा था कि 1,00,000 में से, देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा था, 1,00,000 में से केवल एक अल्फा पार्टिकल ही अपने रास्ते पर वापस लौट रहा था। इससे पता क्या चला, इससे पता यह चला बच्चों कि जो ये हिस्सा है जिसे उन्होंने नाभिक का नाम दिया, ये एकदम ठोस है। कैसा है, ठोस है, सॉलिड है। क्योंकि आपको पता है अगर कोई चीज ठोस है उस पर कोई भी चीज फेंकोगे तो वो टकरा के क्या होगी, वापस आ जाएगी। इसका पता चला कि जो नाभिक है, नाभिक अंदर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो एकदम ठोस है, पत्थर की तरह है, जिसके कारण अल्फा पार्टिकल्स उनमें छेद नहीं कर पाया, वह गया, टकराया और वापस आ गया। कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपनी रास्ते से थोड़ा सा मुड़ के चले गए, जिससे पता चला वो पॉजिटिवली चार्ज यानी धनावेशित है। तो ये तीनों कंक्लूजन को देखकर उन्होंने एक मॉडल दिया। इस मॉडल को हम सोलर मॉडल भी कहते हैं। सोलर मॉडल क्यों कहते हैं, उन्होंने कहा, किसने, रदरफोर्ड ने, कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में घूम रहे हैं, जिन्हें उन्होंने कक्षा इंग्लिश में ऑर्बिट कहा। क्या कहा बच्चों, ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट बाद में पढ़ेंगे। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूमते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूम रहे हैं। तो उन्होंने क्या थ्योरी दी, उन्होंने थ्योरी दी कि यह नाभिक है, मान लो क्या है बच्चों, ये नाभिक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वे इसके चारों ओर क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, बहुत तेजी से चक्कर लगा रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में उसी प्रकार घूमते हैं जैसे कि विभिन्न ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहला इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा होगा, ऐसे चक्कर लगा रहा होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगा रहा होगा। इस तरीके से अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब आपको पता है कि अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देखें तो सूर्य कहां है, मान लो मैं यहां समझा देता हूं, आपको पता चल जाएगा। मान लो ये आपका सूर्य है, तो सूर्य का सबसे पहले कौन सा ग्रह चक्कर लगाता है, सूर्य के सबसे पास कौन है, बुध ग्रह, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। मरकरी के बाद वीनस, वीनस के बाद हमारी अर्थ। तो हमारी अर्थ इस तरीके से चक्कर लगा रही है, हालांकि उनका पथ इलेप्टिकल होता है लेकिन मैंने गोल बना दिया है। तो इस तरीके से हमारी धरती क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। तो उन्होंने कहा कि जैसे सूर्य का चक्कर, जैसे सूर्य का चक्कर मरकरी, वीनस, अर्थ, यानी ये मरकरी को बोलते बुध, शुक्र और पृथ्वी, जुपिटर यानी बृहस्पति, शुक्र, ये सभी अरुण वरुण ये ग्रह जैसे चक्कर लगा रहे हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन किसका चक्कर लगा रहे हैं, अपने नाभिक का चक्कर लगा रहे हैं। तो सेम टू सेम थ्योरी रख दी, जैसे कि नाभिक है किसमें, परमाणु में, उसी प्रकार सूर्य है हमारे सोलर सिस्टम में। और जैसे सूर्य का चक्कर हमारी धरती लगा रही है, उसी तरीके से नाभिक का चक्कर कौन लगा रहा है, नाभिक का चक्कर इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं। अब यहां पर बात आती, ठीक है चक्कर लगा रहे, वो तो बात समझ में आए, लेकिन अगर कोई चीज चक्कर लगाती है तो वह दूर चली जाएगी, तो उसको कोई बांधने वाला भी तो चाहिए। मान लीजिए आपके कोई पास पत्थर है, उस पत्थर को आप घुमाना चाह रहे हैं, तो अगर ऐसे घुमाएंगे तो एक रस्सी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह रस्सी का काम करता है। तो यहां इन्होंने कहा, क्या कहा, कि इनके बीच में जो विद्युत बल होता है, विद्युत बल,
वह इनको बांधे रहता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है बच्चों, नेगेटिव, और नाभिक में कौन सा आवेश बताया इन्होंने, पॉजिटिव। यानी नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को खींचता है, पकड़ के रखा हुआ है इस बल ने, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक से दूर नहीं जा पा रहा है और उसके क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक वो रदरफोर्ड जो अभी हमने थॉमसन का मॉडल पढ़ा वही लाइन रिपीट कर दी। क्या उन्होंने भी बताया था कि आवेश शून्य होता है, कुल मिलाकर जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। तो ये लाइन इन्होंने भी बोल दी कि भाई जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है, यानी कि परमाणु का शुद्ध आवेश शून्य होता है, उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, यानी जितना धन उतना ऋण। अब बच्चों इन्होंने थ्योरी तो दे दी, लेकिन इनकी थ्योरी में भी बाद में जब नील्स बोर आए, जो आप फ्यूचर में पढ़ेंगे, उन्होंने देखा कि इनकी थ्योरी में भी कमियां हैं। तो क्या कमियां निकली, क्योंकि कमियां जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो समझ लेते हैं क्या क्या रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां थी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह चक्कर लगाता है किसके, नाभिक के। तो एक नियम है क्या, कि जब भी कोई आवेश, अब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। तो कोई भी आवेश अगर अपनी गति में या फिर अपनी दिशा में परिवर्तन करता है तो उस समय वह ऊर्जा को बाहर निकालता है। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये मान लो नाभिक है तो इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगा रहे हैं। अब किसी का चक्कर लगाओगे तो अपनी दिशा तो बदलोगे बार बार, तभी तो चक्कर लगा पाओगे, सीधा तो जा नहीं रहा इलेक्ट्रॉन, यानी वह अपनी दिशा बदल रहा है। और जब भी कोई आवेश, अब इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, जब भी कोई आवेश अपनी दिशा बदलता है तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस हिसाब से उसकी ऊर्जा कम होती चली जाएगी, और जब किसी की ऊर्जा कम हो जाती तो उसके चलने की स्पीड भी कम हो जाती है। जैसे आपकी सुबह आप में बहुत ऊर्जा होती है, काम करते करते आपकी ऊर्जा कम हो जाती है तो आप थक जाते हैं, धीमे धीमे चलने लगते हैं। वैसे उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन के केस में होगा, जब भाई इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा कम हो जाएगी, उसकी एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, घट जाएगी, तो वह धीरे धीरे चक्कर लगाएगा। जब धीरे धीरे चक्कर लगाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स उसे खींच लेगा, क्योंकि जो बल है वह उसे बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो धीरे धीरे उसकी जो त्रिज्या है वह घटती चली जाएगी और वह धीरे धीरे नाभिक के पास आता चला जाएगा और लास्ट में वह नाभिक के अंदर गिर जाएगा। और जब उन्होंने ये कैलकुलेशन की थी, किसने, नील्स बोर ने, तो उन्होंने पाया कि परमाणु तो 1 सेकंड में ही नष्ट हो जाएगा, और हम सब जानते हैं परमाणु नष्ट नहीं होते, यानी इनकी थ्योरी में कोई ना कोई कमी थी। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, ये वाला पॉइंट समझिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों परिक्रमा करता है तो वह लगातार विकिरण द्वारा ऊर्जा निकालेगा, लास्ट में उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और 1 सेकंड से भी कम समय में वह नष्ट हो जाएगा। किंतु ऐसा कभी नहीं होता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी इस मॉडल में, यह थी कि उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, लेकिन कहां घूमते हैं, तो उन्होंने कहा था कक्षक में घूमते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर जानकारी नहीं दी थी कि दो इलेक्ट्रॉन साथ में घूमते हैं या एक इलेक्ट्रॉन अकेला घूमता है, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में कितनी दूरी होती है। मान लो ये नाभिक है और नाभिक का एक इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, तो दूसरा कहां घूम रहा होगा, कितनी दूरी पे घूम रहा होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं दी थी। तो ये दूसरी उनकी कमी थी कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन से दूसरा इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर होगा। और तीसरी है कि बाद में न्यूट्रॉन की खोज हुई, और न्यूट्रॉन तो आप जानते हैं 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब जो न्यूट्रॉन की बाद में खोज हो जाती है, कौन से ईस्वी में, 1932 में, और ये रदरफोर्ड का मॉडल चला था 1911 में। तो ये तो देखे चले गए। उसके 20 साल बाद जब न्यूट्रॉन की खोज हुई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि इन्होंने तो न्यूट्रॉन का नाम ही नहीं लिया था, इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर बताई थी। लेकिन जब चूंकि बाद में जब न्यूट्रॉन आ गया तो इनकी थ्योरी में ये एक और समस्या पैदा हो गई कि न्यूट्रॉन को रखें तो कहां रखें। बाद में न्यूट्रॉन को नाभिक में रख दिया गया।
किसमें रख दिया गया? नाभिक में रख दिया गया। और इसी न्यूट्रॉन के कारण नाभिक स्टेबल बना रहता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा बच्चों एक चीज और है जो आपको मैं बता देता हूं कि ट्रिक है। कई बार हमसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, याद कर लो, ये पेपर में बहुत काम आने वाली है। क्या है ट्रिक? ईंट पर नाच। क्या है ट्रिक? ईंट पर नाच। ई से क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज टी से कौन है? थॉमसन, जे थॉमसन। इसे कुछ बुकों में टॉमसन भी मिलेगा नाम। दूसरा क्या है? पर। पी से परमाणु। पी से क्या है बच्चों? परमाणु, इंग्लिश में बोलते हैं एटम। इसकी खोज किसने की? रासे रदरफोर्ड। किसने इसकी खोज की? रदरफोर्ड ने। और एन से क्या है? न्यूट्रॉन। क्या है बच्चों? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चा से बना चैडविक। तो देखो बहुत अच्छा सिंपल सा टाइटल हो गया, ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, खोज किसने की? टी से टॉमसन। कुछ बुकों में आज भी टॉमसन मिलेगा आपको, टॉमसन लिखा हुआ, एनसीईआरटी में भी शायद टॉमसन ही है, चेक कर लेना। वैसे सही नाम जे थॉमसन है हिंदी में। अच्छा, पी से परमाणु। परमाणु की खोज किसने की? रा से रदरफोर्ड। ना से न्यूट्रॉन। इसकी खोज किसने की? चैडविक। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन बता दिया, न्यूट्रॉन बता दिया, लेकिन प्रोटॉन बच गया। ध्यान से देखो, तो बताइए प्रोटॉन की खोज किसने की? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे प्रोटॉन की खोज किसने की है। मिलते हैं ऐसे ही एक और जानकारी भरे वीडियो के साथ। अगर वीडियो ठीक लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय।